हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम आशीष गोयल, आप लोगों का बायोलॉजी मेंटर, और आज का टॉपिक है हमारा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अभी तक हमने एवोल्यूशन में बातें की है कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, इनकी तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं क्या क्या सबूत है। हम एवोल्यूशन देख तो सकते ही नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन एक बहुत लाखों सालों में होने वाली प्रोसेस है। जो आपको ऑब्जर्वेबल चेंजेस होंगे, जिनको आप ऑब्जर्व कर पाओगे, काफी स्लो चेंजेस होते हैं। तो आप जो ऑब्जर्व कर पाओगे तो लाखों सालों में होगे। और हमारी लाइफ कितनी है? 70-80 साल, 100 साल। तो इतनी लाइफ में आप लोग खुद से तो एवोल्यूशन ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पे हम इस चीज को साबित करेंगे कि एवोल्यूशन हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या सबूत है हम लोगों के पास। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्यों? एवोल्यूशन तो हर किसी चीज का हुआ है बेटा। इवॉल्व तो हर कोई कर रहा है। मतलब ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ इवॉल्व नहीं कर रही है, अर्थ भी तो इवॉल्व कर रही है, ये यूनिवर्स भी तो इवॉल्व कर रहा है। तो इवोल्यूशन तो हर चीजों का हो रहा है, लेकिन हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम उन्हीं के सबूतों की बात करेंगे, एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस है, हम बात करते हैं। पहला, सबसे पहला पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि फॉसिल के बेसिस पे बेटा। दूसरा है बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी भी हम बातें करेंगे कि हमें ज्योग्राफी कैसे बताती है कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है। ये अर्थ का मतलब ये अर्थ का टूटना, इनके टुकड़े बनना, इन सब से हमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी तमाम बातें हम लोग करेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन पढ़ेंगे, राइट। देन हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ेंगे। देन हम एटाविज्म या रिवर्जन प्रोसेस पढ़ेंगे। हम कनेक्टिंग लिंक्स की बात करेंगे बेटा। लास्ट में, सेकंड लास्ट, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे। तो ये सारे एविडेंसेस हमें एक एक करके पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस से। तो बेटा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है? मतलब फॉसिल की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होंगे? सर, जो फॉसिल्स हमें एविडेंसेस दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सर आप बोलोगे फॉसिल जो है ये बना कैसे है? पहले ये बताओ। फॉसिल का देखो, फॉसिल क्या होता है? जनरली इट्स अ रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंडिंग रॉक्स। अब ध्यान से समझना बात को। फॉसिल्स की बात हम करेंगे, पहले एक बार ये देखते हैं कि ये फॉसिल बने कैसे हैं। हमें कुछ भी हड्डी का मिल जाना, किसी भी पार्ट का मिल जाना है, किसी का वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाना, इंप्रेशंस मिल जाना, मोल्ड मिलना, कास्ट मिलना, ऐसे बड़ी तरीके के फॉसिल्स होते हैं। उन टाइप्स की भी बातें करेंगे। आप समझिए फॉसिल बने कैसे। आप बोलोगे सर एक जंगल में, सपोज करो एक जंगल में कोई डियर है, वो मर गया, डियर मर गया, लायन मर गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसको जैकल वगैरह जो होंगे, जो स्कैवेंजर्स होंगे, वो उसको खाने लगेंगे, खा लेंगे, खत्म करेंगे। कुछ दिन बाद, आप 15 दिन बाद देखने गए, आपने देखा कि इसका सारा सॉफ्ट पार्ट जो था, यानी कि उसका जो मांस वगैरह था, सब खा गए, हड्डियां छोड़ी हैं खाली। फिर कुछ दिन बाद, आप 15-20 दिन बाद फिर गए, अब आपने देखा कि वहां पे हड्डियां भी नहीं मिल रही है। अब वो हड्डियां कहाँ चली गई हैं? उनको तोड़ दिया है, इधर उधर बिखर गई हैं। फिर आप कुछ दिन बाद गए कि उसको क्या किया? डीमिनरलाइज कर दिया, वापस से कैल्शियम में बांटने लगे, और वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हड्डियां तो गलेंगी नहीं, हड्डियां तो इनका डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो गलत सोच रहे हो। बिल्कुल डिग्रेड हो जाएंगी यार हड्डियां, चूरा बन जाएगा, वही कैल्शियम वगैरह है, वही सारा जमीन में जाएगा, फिर वो पेड़ों में जाएगा, फिर हमारे में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हड्डियां हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो हड्डियों का ढेर लग जाता अभी तक तो फॉरेस्ट में। लेकिन आप जाओगे तो फॉरेस्ट में आपको हड्डियां थोड़ी देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सारी हड्डियां भी खत्म हो गई है। आपकी पूरी बॉडी डिग्रेडेबल है, पूरी बॉडी डिग्रेडेबल है बेटा, राइट। चलो, इसके बाद हमने बातें की कि ठीक है सर, ये तो अब खत्म हो जाएगा, तो सर फिर फॉसिल बनेगा कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, फॉसिलाइजेशन कैसे होता है। फॉसिलाइजेशन कैसे होगा? तो फॉसिल्स, आपको से पहले आपको जानना होगा कि फॉसिल्स मिलते कहाँ हैं। फॉसिल्स मिलते कहाँ हैं? क्या फॉसिल्स मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं? क्या फॉसिल्स इग्नियस रॉक में मिलते हैं? क्या फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं? कहाँ मिलेंगे? पहला, इग्नियस रॉक में मिल सकते हैं क्या? दूसरा, मेटामॉर्फिक रॉक में मिल सकते हैं क्या? तीसरा, सेडिमेंट्री रॉक में मिल सकते हैं क्या?
कहाँ मिलेंगे उनकी बातें करेंगे हम। तो मैं आपको बता देता हूं, हमें इसमें देखने को मिलते हैं, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझते हैं बात को, प्रोसेस को। फॉसिलाइजेशन कैसे हुआ? बेटा मान लो कि ये नदी आ रही थी, ठीक है, ये नदी है, तो पहाड़ों से नदी निकल रही है भाई, पहाड़ों से नदी निकल रही है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, है ना, और ग्लेशियर्स के पिघलने से नदी बन रही है। सर एक दिन क्या होगा, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे भाई, स्नोफॉल भी तो होगी, तो उतनी ही जितनी वो पिघलता जाएगा उतना ही वापस से स्नोफॉल होती जाएगी, पानी वैपोरेट करेगा, वही प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हम इस प्रोसेस को खराब कर रहे हैं क्या? सर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से पिघलने का रेट ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पानी ज्यादा आ रहा है, बाढ़ भी आई, फ्लड भी आया, पानी ज्यादा आया, पिघलने का रेट ज्यादा, और उसके बाद उसके ऊपर स्नो वापस से चढ़ जाए उसका रेट कम है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए खतरनाक है। चलो एक अलग इंफॉर्मेशन की बात हुई। अब ध्यान से समझना, पहले तो क्या नदी पूरे साल एक जैसी थोड़ी रहती है, तो अब क्या कर रही है नदी, मूव कर रही है, इतने में मूव कर रही है नदी, मूव कर रही है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके ज्यादा पानी हुआ, तो आप देखते हो कि सीजन वाइज होती है कि एक बार सूख गई है, अब पानी इस सीजन में ज्यादा मिलेगा, मॉनसून होगी ज्यादा मिलेगा, पिघलेगा जब ज्यादा मिलेगा, जब ठंड होगी तो वहां पे चढ़ने वाला, मतलब उसके ऊपर बर्फ चढ़ रही होगी, उस टाइम पे पिघल नहीं रहे होंगे, है ना। तो इस टाइप से चीजें होती है। तो अभी क्या है, पानी इतना ही है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके पानी इतना बहने लगा, धीरे धीरे करके पानी और बहने लगा, बहुत तेज पानी बहने लगा। तब पूरा में पानी बहने लगेगा तो सारी साथ की साथ सारी जो मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल है, वो भी लेकर जाने लगेगी। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, और ऑर्गेनिज्म यहां पर जाके, ये ऑर्गेनिज्म था, ये ऑर्गेनिज्म मरा और यहां पे जाके, ठीक है, यहां पे जाके रुक गया। कहां पर? सर डेल्टाज में, मतलब ये नदी कहां पर खुलेगी, सी वगैरह में खुलेगी भाई। तो यहां पर ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, ऐसा पूरा ऐसा पाम शेप बन जाता है। खैर हम ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं घुसेंगे, अपने को पढ़ना है बायो एवोल्यूशन, बात करनी है। तो इसके ऊपर जब ये मिट्टी ला रही होगी तो हो सकता है बाई चांस इसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई होगी, फिर अगले साल फिर लेकर आएगी, फिर बाढ़ आएगी, फिर और मिट्टी चढ़ेगी, फिर और मिट्टी चढ़ेगी, फिर और मिट्टी चढ़ेगी। तो ऐसे ही सालों साल हर साल मिट्टी चढ़ती जाएगी, और ये मिट्टी एक दिन प्रेशर का सामना झेलेगी और टेम्परेचर, और ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये एक दिन ये जो मिट्टी थी ये बहुत हार्ड हो जाएगी और ये रॉक बन जाएगी। तो इसी को रॉक को क्या बोलेंगे, बात सेडिमेंट बनती जा रही है, तो क्या बोलोगे, सेडिमेंट्री रॉक। तो भाई ये जो सेडिमेंट्री रॉक बनी, इसके नीचे गलती से बाई चांस ये आपका फॉसिल जो था वो बन गया। लेकिन अगर ये फॉसिल बन गया यहाँ पे, लेकिन अगर ये नहीं बन पाता ना फॉसिल, आप समझो ये फॉसिल बन गया है यहाँ पर, हो सकता है कि ये फॉसिल बनता ही नहीं। अगर ये ऐसी होता है, इसके ऊपर लेयर ना चढ़ी होती तो आके खा जाता है इसको, सारे खत्म कर चुके होते हैं, इसको डिग्रेड कर चुके होते हैं, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लेयर चढ़ती गई और ये हार्ड हो गई और अंदर ये एज इट इज पड़ा रह गया, इसलिए फॉसिल बन गया है बेटा। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया सर फॉसिल्स कैसे बने। ये जो फॉसिल्स होते हैं सर, ये क्या हार्ड पार्ट ही है? तो भाई फॉसिल सॉफ्ट प्लस हार्ड भी दोनों हो सकता है, मतलब सॉफ्ट पार्ट भी है उसका और हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट क्या है? बोन्स भी हैं, आपका टूथ है ना, ये सब टस्क हो गए एलिफेंट में, ठीक है, तो ये सब हार्ड पार्ट है। और हमारा जो मांस वगैरह है वो सब आपका सॉफ्ट पार्ट है, ये भी हो सकता है। दूसरा सिर्फ हार्ड पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड भी हो सकता है और सिर्फ हार्ड पार्ट भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ तरीके के फॉसिल्स हो सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, रॉक फॉर्म सेडिमेंट एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स अ अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट one over the other during the long history of earth. Different aged sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of particular segment. इसकी बात क्या है समझो, जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझते हैं बात को। हमने क्या बोला कि ये अर्थ की, ये पूरी अर्थ है आपकी, ठीक है, अर्थ का मैंने लेयर देख ली है ना। यहाँ पे ये मेरा अर्थ का सरफेस है, मैं नीचे खोदने लगा, मेरे को नीचे फॉसिल मिला, मैं खोदता जा रहा हूँ, तो कितना खोदा मैंने, इतना नीचे तक चला गया। तो ध्यान से देखना, अब मेरे को ये पूरी सेडिमेंट्री रॉक मिल रही है सेडिमेंट्स में। अब हुआ क्या, यहाँ पर मेरे को एक फॉसिल मिला, यहाँ पर भी एक फॉसिल मिला, यहाँ पर भी एक फॉसिल मिला, यहाँ पर भी, मान लो आपको सब जगह पर फॉसिल मिल गया।
तो प्यारे बच्चों हुआ क्या होगा, ये फॉसिल आपको लगता है ना, ये फॉसिल बना होगा, फिर इसके ऊपर लेयर चढ़ी होगी, फिर ये फॉसिल होगा, फिर उसके ऊपर लेयर चढ़ी होगी, फिर अच्छा ये वाला फॉसिल क्या होगा सर, ये न्यू फॉसिल होगा, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट फॉसिल होगा। मैं भी इन सब के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, सबसे पुराना ये होगा। ये वाला इससे पुराना तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये बना फिर लेयर चढ़ी, फिर ये बना फिर लेयर चढ़ी, ऐसे हुआ होगा। तो जैसे ही मैं ऊपर जाता जा रहा हूं, फॉसिल नए नए होते जा रहे हैं, ये नया फॉसिल होगा। यानी कि ऊपर जाने पर फॉसिल की जो एज है वो कम होती जाएगी। ऊपर जाने पर फॉसिल की एज कम होती जाएगी। नीचे का सबसे ज्यादा एज का फॉसिल होगा, ऊपर का सबसे कम एज का फॉसिल होगा। यही जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, यही जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। यानी कि मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आप लोगों को देखना है एवोल्यूशन, तो जमीन के अंदर पूरा एवोल्यूशन धंसा हुआ है। थोड़ा सा खोदो, आपको हमसे प्रीवियस मैन मिलेगा, निएंडरथल, और खोदोगे उससे प्रीवियस मिलेगा, और खोदोगे उससे प्रीवियस मिलेगा। यानी कि अर्थ की लेयर में यहां पर हो सकता है रामापिथिकस, कैनिपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस। ये मैंने क्या बोला, ये वो सीक्वेंस बोला है मैंने जिस सीक्वेंस से हम यहां तक बने हैं, होमो सेपियंस तक। तो यानी कि हमारा सबसे पुराना फॉसिल रामापिथिकस, कैनिपिथिकस बहुत ही पहले के हैं, तो वो सबसे नीचे मिले होंगे। उससे बाद के ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरह उससे ऊपर मिले होंगे। उसके बाद के होमो इरेक्टस, होमो एबिलिस, होमो निएंडरथल वगैरह वो उससे ऊपर मिले होंगे। हम होमो सेपियंस हो सकता है कि यहां पर मिले होंगे, या हमसे जस्ट पहले वाले। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को यहां से बहुत कुछ पता चल रहा है। मैंने जब अर्थ को स्टडी किया, जितना खोदता जा रहा हूं उतना ज्यादा पास्ट में जाता जा रहा हूं मैं। यानी कि अर्थ की लेयर के अंदर पूरा ह्यूमन का या पूरे हर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन बसता है। यही जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की। और यहां पर आपको क्या दिखती है, अपनी बायोलॉजिकल हिस्ट्री दिखती है ना। इसी अर्थ की क्रस्ट में आपको बायोलॉजिकल हिस्ट्री दिखती है। जितना ऊपर जाते जाओगे नया फॉसिल मिलता जाएगा। यही बोला कि रॉक्स ने सेडिमेंट्स बना दिए, है ना। एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये क्रॉस सेक्शन लिया अर्थ क्रस्ट का, इंडिकेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। एक के ऊपर दूसरी चढ़ती गई होगी पूरे एक लंबे समय में। और डिफरेंट एज रॉक, ये वाली रॉक सबसे पुरानी रॉक, ओल्डेस्ट रॉक मतलब ओल्डेस्ट रॉक में आपको ओल्डेस्ट फॉसिल मिलेगा बेटा, ठीक है। सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का क्या मतलब है कि यहां पर हमें हो सकता है रामापिथिकस, कैनिपिथिकस मिले हो सकता है यहाँ पर निएंडरथल, क्रो-मैग्नन मिले हो, यहाँ पे हो सकता है होमो सेपियंस वगैरह मिले हो। तो यानी कि जैसे जैसे मेरे को डिफरेंट एज में, मतलब डिफरेंट इसके सेडिमेंट में मेरे को डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मिल रही है। यही बात ये कर रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज टोटली रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, राइट। बायोलॉजिकल हिस्ट्री से पूरा रिलेट करती है। अब ध्यान दीजिएगा। अब फॉसिल्स के टाइप्स क्या हैं, फॉसिल्स के टाइप्स को समझते हैं हम। तो बच्चे सबसे पहला फॉसिल अनऑल्टर्ड फॉसिल, मतलब ऑल्टरेशन ही नहीं हुआ है। इसका मतलब सर हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट दोनों मिल रहा है। सर सॉफ्ट पार्ट कैसे मिल जाएगा, खाया क्यों नहीं किसी ने। एग्जाम्पल है, बगल में दिख रहा होगा आप लोग को मैमथ। हमें ये जाइंट साइज का मैमथ मिला था बेटा, ये है मैमथ। ये एलिफेंट जैसा दिखता है, एलिफेंट नहीं है, मैमथ कहलाया गया है। ये एलिफेंट जैसा दिखता है। ये हमें आइस के अंदर, बर्फ के अंदर मिला। अब आप जानते हो बर्फ के अंदर हम कुछ भी सामान होता है फ्रिज में रख देता है, सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस पे बैक्टीरियल, फंगल वगैरह चीजों का इन्फेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे इसको भी इन्फेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये हमें एग्जैक्ट ऐसा ही मिला। इसका सॉफ्ट पार्ट भी इंटैक्ट था और हार्ड पार्ट भी ऐसा ही था बेटा। इसको हमने बोला कि अनऑल्टर्ड फॉसिल है, ये इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं हुई है। लेकिन नेक्स्ट बात की हमने, फिर हमने पेट्रीफाइड फॉसिल्स, इसमें क्या मिला, हार्ड पार्ट ओनली। सर क्या मिला होगा, बोन्स मिल गई होंगी। देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। ये फिश है, इसमें आपको देख रहे हो कि पूरे की पूरी हमें डिफरेंट बोन्स मिल गई है, हार्ड पार्ट मिले हैं। ये सब बोन्स वगैरह मिल गई हैं इसमें, ठीक है। फिर हमने बात किया, अच्छा सॉफ्ट, हार्ड प्लस सॉफ्ट पार्ट हो गया, देन सॉफ्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास कॉप्रोलाइट फॉसिल्स आते हैं।
ये फॉसिल क्या है सर? ये है वेस्ट प्रोडक्ट, ये आपको दिख रहा है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है सर। वेल का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, फीकल मैटर हो गया, किसी और ऑर्गेनिज्म का, डायनासोर का फीकल मैटर हो गया, तो फीकल मैटर भी हमें आज एज इट इज देखने को मिलता है, तो वो भी हमारे लिए फॉसिल का काम करता है, राइट। उसके बाद मोल्ड एंड कास्ट होते हैं। मोल्ड एंड कास्ट क्या होते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पे मैं। तो ये क्या है, कोई सांचा था, यहां पर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मरा होगा, इस सांचे में कोई ऑर्गेनिज्म मरा होगा, तो वो एग्जैक्ट ऐसे इसके ऊपर लेयर चढ़ने लगी तो वो एग्जैक्ट ऐसा हो गया। अगर ये बिल्कुल खाली मिले आपको तो ये मोल्ड कहलाता है। मोल्ड क्या होगा, एकदम खाली होगा। कैसा होगा, खाली होगा। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ मिनरल वगैरह भर जाए, यहां पर पूरा मिनरल वगैरह सब चीजें भर गई हैं, ये ऑर्गेनिज्म मरा और उस ऑर्गेनिज्म के उस चक्कर में उसमें यहाँ पे मिनरल्स वगैरह सब चीजें भर गई हैं, तो जब भर जाता है उसी मोल्ड को हम कास्ट बोल देते हैं। लेकिन आप देखो हमें पूरा शेप, स्ट्रक्चर, बहुत कुछ पता चल रहा है इससे, है ना। तो फिर जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं इन स्ट्रक्चर से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि किस टाइम का रहा होगा ये। जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर आप ध्यान दो, यहां पर अब हम क्या करते हैं जानते हैं, इसकी एज नेक्स्ट हम पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को एज के बारे में। अब ध्यान से समझना, इसका जो एज है, हम क्या करते हैं, फॉसिल की एज मेरे को पता लगानी है, इस फॉसिल की एज। तो मैंने क्या किया, इस रॉक की एज को पता लगा लिया, है ना। इस रॉक की एज को पता लगा लिया, मेरे पास एज डिटर्मिनेशन टेक्निक है ना, हम एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस रॉक की एज को पता लगा लिया, अब आपको समझ में आ गया कि प्रोबेबली उसी समय में ये फॉसिल बना होगा और लेयर चढ़ी होगी। आपको आसपास का समय काफी हद तक पता चल गया, राइट। अब ध्यान से देखते हैं, अब हमें देखना है बेटा एज डिटर्मिनेशन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। अब समझना, सबसे पहले हमारे पास है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन की हाफ लाइफ होती है, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ मतलब सर ये डिके होता है, और अपने मास का आधा मास जब रह जाता है तो उसको हाफ लाइफ बोला जाता है। लगभग 5,500 साल के अराउंड इसकी हाफ लाइफ होती है। उसी के बेसिस पर, उसी के प्रिंसिपल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्या पता लगाते हैं, इसकी कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी है, उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि फॉसिल की एज क्या है, ठीक है। तो 15-20,000 30,000 साल पुराना अगर फॉसिल है तो इससे पता लगा सकते हैं। अगर और ज्यादा पुराना है तो हम अर्गॉन पोटेशियम मेथड भी करते हैं, इसको हम क्लॉक मेथड भी बोलते हैं। और पुराना फॉसिल होगा तो हम इसको यूरेनियम लेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। और पुराना फॉसिल है तो। लेकिन आज आपको इन सब चीजों से ज्यादा याद रखना है कि आज हमारे पास सुपर्ब टेक्निक है। आज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये क्या है बेटा, ये ESR है, ये ESR टेक्निक है। ये क्या करती है, एज ऑफ फॉसिल को पता लगाती है, एज ऑफ फॉसिल, और का डिटर्मिनेशन करेगी। दूसरी बात है ये मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक है, सबसे एक्यूरेट टेक्निक है, लगभग आपको उसी के समय का पता लगा कर दे देगी। एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब उसके बहुत ही करीब का समय आपको पता लगा कर दे देगी। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR। इनके क्या मैकेनिज्म्स हैं, इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, आप लोगों के लेवल पे नहीं आता है। इफ यू स्टिल वांट कि मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। कैसे सर ये हमें एविडेंस देंगे इवोल्यूशन का, समझते हैं बात को। तो बेटा सबसे पहले अर्थ जो थी, अर्थ जो गोला था बेटा, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी था। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के मूवमेंट से एक बड़ा सा लैंड मास बना, उभर के ऊपर आ गया, जिसको हमने बोला पैंजिया, जो कि एक सिंगल लैंड मास था, सिंगल लैंड मास। अब हुआ क्या, इस सिंगल लैंड मास के अंदर बच्चों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि ये 6 मेजर पार्ट में टूट गया, 6 मेजर पार्ट्स में टूट गया। और इन 6 मेजर पार्ट्स को हमने बोला रेल्म्स, ठीक है। 6 मेजर पार्ट में ये बड़ा सा टुकड़ा टूट गया।
तो हुआ क्या, टुकड़े कैसे टूटे उनको समझो। तो यहां पर ये जो वाला पार्ट था इसके दो टुकड़े टूटे, एक टुकड़ा यहां है और एक टुकड़ा यहां बेटा। तो एक्चुअली ये जो टुकड़ा आज है इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये है हमारा ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाला है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब ये टुकड़े टूटे ना तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर थे और डिफरेंट डिफरेंट मतलब पूरे पूरे पानी के अंदर फ्लोट कर रहे थे। करोड़ों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद ये दोनों जाके मिल गए। यानी कि करोड़ों साल तक ये अलग अलग ही तैर रहे थे, अलग अलग ही रह रहे थे। तो इसके ऊपर जब ये अलग अलग थे तो इसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स बने होंगे। तो इसके ऊपर जो साउथ अमेरिका में जो ऑर्गेनिज्म बने ना वो कौन थे, मैमल्स की बात कर रहा हूं, हॉर्स, हिप्पोपोटामस, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स थे यहाँ पर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ डेंजरस एनिमल्स बने, राइट। तो उस टाइम पे अलग अलग, तो जब ये दोनों अलग अलग घूम रहे थे तब इस तरह का इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, इस तरह के ऑर्गेनिज्म बने। और जैसे ही ये दोनों पास आए और टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां पर नॉर्थ अमेरिका के जितने एनिमल्स थे उन्होंने इन एनिमल्स को खत्म कर दिया, ओवरराइड कर दिया। नॉर्थ अमेरिका के डेंजरस एनिमल्स ने इस साउथ अमेरिका का फौना यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी को काफी हद तक अफेक्ट किया, खत्म किया। बात समझ में आई? ये तो आपकी हो गई पहली कहानी। दूसरी कहानी बताता हूं। फिर यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर उस टाइम पे मैमल्स पनप रहे थे। आज से लाखों साल पहले यहां पे मैमल पनप रहे थे। तो सबसे पहले जो मैमल्स आए ना बेटा वो थे प्रोटोथीरियंस, पाउच्ड मैमल्स, ठीक है। इसके बाद यहां पर बने मेटाथीरियंस, ये थे मार्सुपियल्स, ठीक है। पाउच मैमल्स, जैसे कैंगरू होता है पाउच में रखता है, तो पहले तो एग वाला था, तो उन्होंने बोला कि ये एग, तो देखो मैमल्स का भी इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एग वाले बहुत बेहतर नहीं थे। क्यों? कनेक्शन कोई डेवलप नहीं हो रहा है माँ और बच्चे के बीच में, जब बच्चा वूम में होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो अंडे में है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अंडे को अब हम क्या करेंगे, बच्चे को माँ के अंदर एक पाउच बना देते हैं, है ना, और बच्चा उसी पाउच के अंदर रहेगा। तो पाउच मैमल्स आ गए। फिर भी वो इतना बेहतर कनेक्शन नहीं था। बाद में बने होंगे यूथेरियंस, जो कि एक डेवलप किया कनेक्शन, जबरदस्त कनेक्शन डेवलप किया प्लासेंटा से। तो यहां पर प्लासेंटल कनेक्शन हो गया। तो ये थे प्लासेंटल मैमल्स, ये थे प्लासेंटल मैमल्स। यहां पर प्लासेंटा डेवलप कर दी, इनको यूथेरियंस बोलते हैं बेटा, यूथेरियन मैमल्स। क्लियर बात? अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइम पर यहां पर प्रोटोथीरियंस बने, उससे मेटाथीरियंस बने, उससे यूथेरियंस बन ही रहे थे। उससे पहले इसका एक पार्ट टूट के, एक बड़ा सा पार्ट टूट के अलग हो गया, इससे एक बड़ा सा पार्ट टूट के अलग हो गया। यहां पर तो यूथेरियंस बन गए, ये बड़ा सा पार्ट टूट के अलग हो गया। इसको हम आज ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। ये कॉन्टिनेंट है बेटा, कंट्री तो है, कॉन्टिनेंट भी है साथ में। तो ये बड़ा सा जब पार्ट टूट के अलग हुआ तो यहाँ पर प्रोटोथीरियंस गए, मेटाथीरियंस गए। अच्छी बात हुई कि यूथेरियंस यहाँ नहीं पहुंचे, क्योंकि जब बन रहे थे यूथेरियंस उससे पहले ही अलग हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया उससे पहले ही टूट के अलग हो गया। तो अब हुआ क्या, जैसे ही यहाँ यूथेरियंस बने बेटा, इन यूथेरियंस ने इन बाकी के मैमल्स प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस के साथ कंपटीशन किया। इनके बीच में प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस का इनसे कंपटीशन हुआ, आपस में कंपटीशन हुआ, और इनका जो कंपटीशन था जिसकी वजह से जीते ये लोग। इनका ज्यादा अच्छा ब्रीडिंग कर पाते थे, इनका फीडिंग हैबिट इनसे ज्यादा स्ट्रांग था, ये इनसे ज्यादा डेंजरस थे। इन्होंने क्या किया, पूरा कंपटीशन किया और पूरे में खुद फ्लरिश कर गए, और मेटाथीरियंस छोड़े ही नहीं। यहाँ पे सारे मेटाथीरियंस खत्म कर दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेटाथीरियंस क्यों देखने को मिले? क्योंकि यहाँ यूथेरियंस नहीं आए। अच्छा हुआ, बाई चांस ही हुआ, बट यूथेरियंस नहीं है। अगर यहाँ पे यूथेरियंस आए थे तो यहाँ पे ही मार्सुपियल्स खत्म हो जाते, पाउच मैमल्स खत्म हो जाते। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको आज मार्सुपियल्स, कैंगरू, वॉम्बैट, ये सब देखने को मिलता है, लेकिन आपको एशिया में नहीं मिलता है। क्यों? एशिया के अंदर आपको, मेनलैंड एशिया पे जो यूथेरियंस ने, उन्होंने अपना कब्जा, उन्होंने अपना दबदबा बनाया बेटा।
तो दैट इज द रीजन कि मार्सुपियल्स आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है, कि वहां पर उसी तरह के ऑर्गेनिज्म क्यों हैं, यहाँ पर इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्यों हैं, क्योंकि इवॉल्व किए हैं। अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो सिंपल सी बात है हर जगह सेम होते। वहां पर वो क्यों बने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कब हुआ होगा, सारे चीजें पता चल रही हैं कि इतने टाइम पहले ये एवोल्यूशन हुआ है, इतने टाइम पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। इसका मतलब है उस चीज से हम रिलेट कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो दूसरी कहानी आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली हो गई, राइट। अब इसी बात को समझते हैं, देखो इसी बात को हम यहां पे समझते हैं। अब तीसरी कहानी आपको बताता हूं। देखो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, 6 मेजर रेल्म्स से ना, 1 2 3 4 5 6 मेजर रेल्म्स है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या, नीचे वाला पार्ट सर साउथ अमेरिका है। ऊपर वाला पार्ट क्या है सर, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से अर्जेंटीना, चाइल, ये सब कंट्रीज आती है। ऊपर यूएस, मैक्सिको, कनाडा, ये सब आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। यूथोपियन यानी कि अफ्रीका की बात कर रहे हैं। ये आपको हमारा प्यारा सा भारत है, इंडिया, राइट। ये पूरा एरिया, ये चाइना का एरिया हो गया। यहां पर ये वाला हो गया मंगोलिया, ये ऑस्ट्रेलिया ही है ना। ये पूरा रीजन आपका रशिया, ये पूरा यूरोप। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब हुआ क्या, कैसे हुआ। अफ्रीका, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है, और हमें जो फॉसिल्स मिले हैं उसके बेस पे पहला ह्यूमन, फर्स्ट ह्यूमन यहाँ पे बना होगा और यहीं से पूरे वर्ल्ड में फैला होगा। बात ऐसी है। इवोल्यूशन यानी कि इवॉल्व ह्यूमन ने कहाँ किया है, होमो स्पीशी ने इवॉल्व ही अफ्रीका में किया है। ठीक है, अब जब ये अफ्रीका में इवॉल्व कर रहे थे तो ये जो ऑर्गेनिज्म बने, जो ह्यूमन है, इनको बोला गया क्या, इनको बोला गया इनकी रेस बनी, इनको बोला गया निग्रोइड। पहली रेस थी ये निग्रोइड। फिर इन निग्रोज ने बेटा क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया। कुछ मूव कर गए इंडिया, कुछ मूव कर गए इंडिया, तो वहां पर रहने लगे। और कई सालों के बाद, कई हजारों लाखों के साल के बाद, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो उनके एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट हुए और दूसरी रेस बनाई कुकासॉइड्स। हम कुकासॉइड्स है, सो हम इंडियंस, हम जो है हम कुकासॉइड्स है। तो पहले निग्रोइड थे, ये एकदम ब्लैक डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, है ना, और यहाँ पर हम कुकासॉइड्स बने। उसके बाद बच्चों ये निग्रोइड यहाँ पर भी मूव किए, चाइना, मंगोलिया, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, जापान वगैरह सब जगह पे यहाँ पे मूव किए। और आपको देखने को मिलती है एक और थर्ड, इनको बोला गया मैंगलोइड्स, है ना, मैंगलोइड्स बोला गया। तो इस पूरे एरिया के अंदर ये लोग फैल गए। तो आपको दिखता है कि चाइनीज लोग अलग देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो आपको लोग देखने को मिलते हैं कुकासॉइड्स हैं। फिर आपको निग्रोज देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर एक तो और है जो कि इस पूरे यूरोप में फैले, पूरे रशिया में फैले, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चले गए। तो ये जो होते हैं, इन चौथी रेस को हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलॉइड्स। तो ये 4 ह्यूमन की रेस है बेटा। ठीक है, एक तो गोरे हो गए, लंबे चौड़े गोरे से हैं जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन सब में रहते हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलॉइड्स। चाइना, जापान, नॉर्थ ईस्ट, इन सब मैंगलोइड वगैरह के जो रीजन के हो गए उनको मैंगलोइड्स बोला। हम जो है ह्यूमन, है ना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस श्रीलंका, इस एरिया में जो रहते हैं वो है बेटा कुकासॉइड्स। तो ये 4 ह्यूमन की रेसेस है। तो ये रेस की ओरिजिन यहां से थी। तो मैंने 3 कहानियां सुनाई हैं आपको। पहली नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाली, दूसरी ऑस्ट्रेलिया वाली कि मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिले, तीसरी ह्यूमन की कहां से निकल के कहां तक गया है। अब हम बात करते हैं इसकी, ध्यान दो। मैंने बोला कि जब रेप्टाइल से मैमल्स बने, मैमल ने रेप्टाइल्स अ कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ एव्स एंड मेमेलिया। बर्ड और मैमल का कॉमन एंसेस्टर है। जब रेप्टाइल से मैमल बने, मैमल ने तो इस अर्थ के ऊपर छा गए थे, सबसे सक्सेसफुल रहे ना। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका के जो मैमल्स थे वो कैसे थे, हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट जैसे थे, ये सब बन रहे थे। लेकिन जैसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हुआ, तो देखो साउथ अमेरिका जैसे ही ज्वाइन किया नॉर्थ अमेरिका से,
तो उसके एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। नॉर्थ अमेरिकन फौना ने जाके ओवरराइड कर दिया किस पे? साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका के जो ये सब बन रहे थे उन सबको खत्म कर दिया। नॉर्थ अमेरिका के खूंखार थे, यही बात हमने की, यही एनसीईआरटी लिखती है। फिर इन्होंने बोला कि दूसरी बात, ये तो पहली कहानी हमारी, दूसरी कहानी हमारी ये रही। Due to the same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition for any other animal. भाई यूथेरियंस नहीं थे यहाँ, ये सारे यूथेरियंस जितने भी मैमल्स थे सब नहीं थे यहाँ, ये सब नहीं पहुंचे, सिर्फ मार्सुपियल पहुंचे। कंपटीशन ही नहीं था, सिर्फ मार्सुपियल ही फ्लरिश किए। बेटा क्लियर है? तो बेटा हम बात करते हैं कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि होमोलोगस ऑर्गन वो होंगे जिनका ओरिजिन सेम होगा, ओरिजिन सेम होगा, एक ही जगह से बने होंगे, उनको होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। फंक्शन सर, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन की बात मत करो, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना है कि ओरिजिन इनका सेम होगा। क्लियर है बात? इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई एनिमल था पहले, अब उस एनिमल से कुछ बना होगा, इस एनिमल से कुछ और बना होगा, इससे कुछ और बनेगा, इससे कुछ और बना होगा, राइट? तो पहले ये था, इससे सब कुछ बन रहा है। जैसे आप जानते हो प्रोटिस्टा से ही फंजाई निकला, प्रोटिस्टा से ही प्लांटे निकला, प्रोटिस्टा से ही एनिमेलिया निकला। तो यहां पर कोई भी एक कॉमन एंसेस्टर है। ये क्या है? कॉमन एंसेस्टर है किनका? इन चारों का। किन चारों का सर? 1 2 3 4, राइट? ये चारों का कॉमन एंसेस्टर है। इसका मतलब है इन्हीं को होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे कि कॉमन एंसेस्टर है। ओरिजिन क्या है? सबका ओरिजिन क्या है? सेम है, लेकिन सब अलग अलग काम करने लगे या फिर सेम काम कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं फिश में और हम में, हार्ट तो दोनों में ही है ना, ओरिजिन भी सेम है हार्ट का, लेकिन ध्यान से देखिएगा, लेकिन उसके अंदर हार्ट के अंदर बेटा या वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात करो, ठीक है? तो हार्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो फिश का ले लो, चाहे वो आप एम्फीबियंस का ले लो, रेप्टाइल का ले लो, किसी का भी हार्ट ले लो, सबका ओरिजिन सेम है और काम भी सेम है। सर क्या? सब ब्लड ही तो पंप कर रहा है, ब्लड पंपिंग तो उसका काम है। तो इसका मतलब है होमोलोगस ऑर्गन एक से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ऐसे एवोल्यूशन को हमने बोला कि ये तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। देन एक चीज और समझ में आई कि यहां पर ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं बेटा, शो कॉमन एंसेस्ट्री, ये कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब ध्यान दो, इन्होंने बोला कि ध्यान से समझना, एक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, राइट? इन्होंने बोला क्या, मैन हो, चीता हो, वेल हो, बैट हो, इन सब का बेटा ध्यान से समझना, यहां पर क्या है, ये ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल्स और ये फैलेंजेस, राइट? अब ध्यान देना, इसके यहां पर भी तो देखो ये एक है, फिर यहाँ पे रेडियस अल्ना हो गई, फिर यहाँ पे कार्पेल, यहाँ पे मेटाकार्पेल्स, ये फैलेंजेस, यहाँ पर भी आपको ये सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखो एक ये मिल रही है, फिर यहाँ पर 2 रेडियस अल्ना मिल रही है, फिर यहाँ पर देखो आपको कार्पेल्स मिल रही हैं, फिर ये मेटाकार्पेल्स, फिर ये जो है ना, ये जो है ये फैलेंजेस की तरह दिख रही हैं। तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर तो सबके, ओरिजिन सबके, स्ट्रक्चर सबके सेम है, मॉडिफाई हो गए हैं। किसमें? अब देखो ह्यूमन के अंदर ये चीज, हाथ किस लिए, 4 लिम्स जो है हमारे, हाथ जो है वो किस लिए सर? कुछ भी पकड़ने के लिए, ग्रास्पिंग। चीता के अंदर सर फॉर रनिंग, वेल के अंदर सर फॉर स्विमिंग, और बैट के अंदर फॉर फ्लाइंग। है बेटा देखो, अब है सारे ही मैमल, सारे ही मैमल है। तो एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया दैट 4 लिम्स इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जब हमने 4 लिम्स की बात की तो सबका ओरिजिन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे बात करो।
अब ध्यान दो, होमोलोगस ऑर्गन्स एग्जाम्पल है सबसे, एक और एग्जाम्पल्स भी है इसके। एग्जाम्पल है क्या, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो ध्यान से देखना, एनसीईआरटी के फिगर है एक, इस फिगर के अंदर ये देखो ये थॉर्न बना है, ये देखो ये टेंड्रिल्स बन रही है यहां से, ये जो टेंड्रिल्स हैं, ये जो थॉर्न्स हैं, ये सब ये दोनों ही क्या है, एक्सिलरी बड का, एक्सिलरी बड होती है यहां पर। देखो ये प्लांट है, प्लांट की लीफ है, और ये पार्ट को हम बोलते हैं एक्साइल, ठीक है। और यहां पर जो बड निकलेगी उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिलरी बड बोलते हैं। तो ये एक्सिलरी बड क्या बन गई, मॉडिफाई होके थॉर्न बन गई। यहां पे एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके क्या बन गई, टेंड्रिल बन गई, ठीक है। यहां पे एक्सिलरी बड थॉर्न बन गई, वहां पर एक्सिलरी बड। तो आप देख रहे हो कि सर ओरिजिन तो दोनों ही ओरिजिनेट हुई है किससे, एक्सिलरी बड से। ओरिजिन तो सेम है, ओरिजिन तो इनका सेम है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है सर, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन करेगी, है ना, कांटे होंगे, और ये क्या होगा बेटा, फॉर क्लाइंबिंग, या मैं बोल सकता हूं सपोर्ट। टेंडल तो क्या होगी, सपोर्ट के लिए, चढ़ने के लिए, है ना, इस तरह के लिए वर्क करेगी। तो सर काम दोनों का अलग हो गया, लेकिन ओरिजिन सेम है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, पोटैटो एंड जिंजर। मेरे बच्चों दोनों की दोनों ही अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। आप देखते हो पोटैटो तो क्या है, ट्यूबर है, और जिंजर क्या है, राइजोम है। अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल है दोनों के दोनों। दोनों के अंदर आपको क्या मिलेंगे, नोट्स और इंटरनोट्स मिलेंगे, क्योंकि स्टेम के अंदर नोट्स और इंटरनोट्स मिलते हैं, रूट्स में नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि सर दोनों की दोनों क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। और दोनों का फंक्शन भी क्या है सर, फूड स्टोरेज। दोनों का फंक्शन भी सेम और ओरिजिन भी सेम। ऐसे ऑर्गन को हमने होमोलोगस ऑर्गन बोला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विसरल ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स। बेटा हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर विसरल ऑर्गन्स की बातें की है, ध्यान देना। जैसे मैं बोलता हूं वर्टिब्रेट्स, स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया, राइट। इस परम के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3.5 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। ये जो हार्ट है सबके अंदर क्या कर रहा है सर, ब्लड पंप भी तो कर रहा है, यानी कि फंक्शन तो सबका सेम है, ओरिजिन भी सबका सेम है। ओरिजिन और फंक्शन दोनों ही सब वर्टिब्रेट्स के अंदर सबका सेम होता है। तो ये विसरल ऑर्गन्स की बात कर रहा है, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, राइट, किडनी हो गया, हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब के सब ऐसे ही करते हैं बेटा, सबके सब सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करते हैं बच्चों, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ये था होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। अब आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, ये होमोलोगस ऑर्गन्स हमें इवोल्यूशन के बारे में कैसे बताते हैं, ये भी बता दो। मैंने कहा ठीक है। आप एक चीज समझो, आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पर ये इसकी एक्सिलरी बड किसी में कन्वर्ट हुई है, किस में, थॉर्न में। इसकी एक्सिलरी बड किस में कन्वर्ट हुई है, टेंड्रिल में। तो अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो रही है, था तो एक ही स्ट्रक्चर। अब हो सकता है किसी में कुछ बन जाए, किसी में कुछ बन जाए। तो सब में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर से डिफरेंट डिफरेंट चीजें जब बनती हैं, एक ही स्ट्रक्चर से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनेगी। कॉमन था, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। आप बोलोगे सर सब में बदलाव हुए हैं, थोड़े थोड़े बदलाव हुए, इसके अंदर कुछ बदलाव आया, थॉर्न बन गया, इसके अंदर कुछ बदलाव आया, ये टेंड्रिल बन गया। इसका मतलब है बदलाव तो होते हैं, और यही क्या है, इवोल्यूशन का नियम है। तो यानी कि इनका कॉमन एंसेस्ट्री यहां पर रही है। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब समझो, मैंने बोला, ध्यान से समझना, आज ह्यूमन की 4 रेस बनी है ना, तो हुआ क्या होगा, क्यों ऐसी 4 रेस बनी है, कॉमन एंसेस्ट्री का खेल है। इस चीज को यूनिट टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉमन एंसेस्ट्री इज, और इसका क्या रोल होता है। अब मैंने क्या बोला, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, मतलब पॉपुलेशन है पूरी, ये ऑर्गेनिजम्स है, एक पॉपुलेशन है, किसी भी एनिमल की ले लो, ह्यूमन की ले लो।
अब हुआ क्या, ये एनिमल कुछ मतलब ये ह्यूमन कुछ यहाँ रहने चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, डिफरेंट डिफरेंट जगह चले गए। अब यहाँ पर जब डेवलप हुए, यहाँ पर जब डेवलप हुए तो कुछ लाखों साल बाद हमने देखा, यहाँ पर ये जो डेवलप हुए उनको भी कुछ लाख साल बाद देखा, तीनों अलग अलग जगह चले गए रहने लगे। हमने जब ये रहने लगे उसके 10 लाख साल बाद तीनों को देखा तो तीनों में बहुत अंतर दिखे। इनका रहना खाना पीना तरीका, उनकी बॉडी है ना बिल्कुल अलग है। जैसे आपको अमेरिकन एकदम बड़े लंबे चौड़े दिखते हैं, चाइनीज वगैरह एकदम छोटे बोने छोटे दिखेंगे आप लोगों को, है ना। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। आपको पता है हमारे साउथ इंडिया के पार्ट में जाओगे तो वहाँ का साउथ इंडियन जो है और नॉर्थ इंडियन जो है वो आपको थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उनके अंदर थोड़ी सी सिमिलैरिटीज तो है ही है, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आपको समझ में आ जाएगा कि ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से बच्चे वहीं रह रहे हैं। अगर ये 10 लाख सालों से ही रहेंगे तो उनके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये 10 करोड़ साल से रह रहे हैं तो सर हो सकता है स्पीशीज ही बदल जाए, और भी ज्यादा होंगे तो हो सकता है सर इनका जीनस भी बदल जाए। स्पीशीज लेवल पे चेंज ना है, सीधा जीनस लेवल पे चेंज आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इनकी कॉमन एंसेस्ट्री रही है। अगर कुछ हजार साल ही हुए हैं तो सर ये सेम ही रहेगा। तो जितना समय ये क्या है, इनका कॉमन एंसेस्टर है, तो कॉमन एंसेस्ट्री से मेरे को बहुत कुछ पता चलता है। यानी कि ये जो कॉमन एंसेस्टर था इसमें और इसमें कितने चेंज आए हैं और कितने सालों में चेंज आए हैं, मेरे को समझ में आती है वो चीजें। तो आपको कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म से 4 ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए। अब आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, सब बहुत समय हुआ होगा, इतने समय में ये चेंजेस देखने को मिले हैं। यही कॉमन एंसेस्ट्री है बेटा। तो यही होमोलॉगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री ही शो करता है। क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब हम बात करते हैं बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स की। तो एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स की स्टडी को हम एनालॉजी बोलते हैं, जैसे होमोलॉगस ऑर्गन की स्टडी को हम होमोलॉजी बोलते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, अलग ओरिजिन होगा, और फंक्शन हैज टू बी सेम। यहां पर फंक्शन सेम होना चाहिए। अब इसका बहुत ज्यादा महत्व है नहीं इवोल्यूशन में। आप बोलोगे कि सर क्या ये अच्छे एविडेंस है, क्या ये अच्छे प्रूफ है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलता हूँ चींटी भी चल रही है और हाथी भी चल रहा है, दोनों के पैर तो है, फंक्शन सेम है, चलने में काम आ रहे हैं, लेकिन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। तो आप चींटी और हाथी को कंपेयर कर रहे हो, ये तो एक बहुत ही गलत बात हो गई है। तो एनालॉगस ऑर्गन्स बहुत ज्यादा अच्छा प्रूफ तो हमें नहीं देते हैं, राइट। तो इसका इनसे हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, बट कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम चीजें देखते हैं। देखो, जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। इंसेक्ट के विंग यानी कि आर्थ्रोपोडा हो गए, ये क्या है? आर्थ्रोपोडा है ना, और ये बर्ड्स है। आर्थ्रोपोडा के अंदर आप जानते हो क्या होता है? इनका जो कवच होता है, इनका जो स्केलेटन होता है, अपर एक्सोस्केलेटन, वो किसका बना होता है सर? काइटिन का। तो ये काइटिनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या है बेटा? इसके विंग्स क्या है? इसके फोर लिम्स जो थे वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। तो भाई फंक्शन तो दोनों का क्या है? दोनों का फंक्शन क्या है? फ्लाइंग। दोनों का फंक्शन है उड़ना। विंग्स ऑफ इंसेक्ट हो या विंग्स ऑफ बर्ड हो, दोनों का फंक्शन उड़ना है। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये एनालॉगस ऑर्गन कहलाए। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ओरिजिन, फंक्शन से। जैसे आपको ये आपको देखने को मिल रहा है, ये बर्ड का है, देखो आपको यहाँ पर वो सब एग्जैक्ट वही देखने को मिल रहा है ना। ये ह्यूमरस और ये दोनों, फिर ये आगे पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा बर्ड विंग में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? ये क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर है, ये उसकी क्यूटिकल है, राइट। एक्सोस्केलेटन है उसका। अच्छा, पोटैटो और स्वीट पोटैटो की बात की भाई बहन हमने। पोटैटो क्या है सर? अंडरग्राउंड स्टेम है, ट्यूबर है, देखा था हमने, क्या है? स्टेम है। और स्वीट पोटैटो क्या है बेटा? रूट है। दोनों का फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। तो हमने बोला कि इन दोनों का फंक्शन, मतलब इन दोनों के ओरिजिन्स अलग अलग हो गए लेकिन फंक्शन सेम हो गया, तो फूड स्टोरेज इनका फंक्शन हो गया, राइट।
देन हम बात करते हैं आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। दोनों का फंक्शन क्या है सर? सेम। क्या? विजन। भाई देखना ही तो है फंक्शन दोनों का, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग है, दोनों की रेटिना पोजीशंस भी अलग है। ठीक है, एक में ह्यूमन ब्लाइंड मतलब मैमल्स में ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलता है, ऑक्टोपस में वो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी तमाम बातें हैं। तो इनका स्ट्रक्चर और इनके स्ट्रक्चर में ओरिजिन में बहुत सारी मतलब अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन दोनों का फंक्शन तो देखना ही है। लास्ट देखो, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों का काम क्या है? स्विमिंग। दोनों का फंक्शन क्या है? स्विमिंग। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। यहां पर आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअली बर्ड, इसके तो बर्ड के तो ये विंग्स है ना, और इसने जिसकी वजह से ये स्विमिंग भी कर पाते हैं पेंगुइन, और ये डॉल्फिन एक मैमल है, और ये मैमल के तो आप जानते हो कि स्ट्रक्चर्स जो थे वो 4 लिम्स थे, वही तो मॉडिफाई हो गए हैं, तो इनको फ्लिपर्स बोला। इसके फ्लिपर्स भी है, इसके फ्लिपर्स भी है, दोनों के फ्लिपर्स एकदम ओरिजिन डिफरेंट है। देखो यहाँ पर देखो आपको ओरिजिन डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको वही मिल रहा है, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स और वही सब, वही सारे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट मिल रहे हैं आपको। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिसिमिलैरिटीज हैं, ओरिजिन में डिसिमिलैरिटीज हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं बच्चों। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है ये अडैप्टिव रेडिएशन। अच्छा, हमने बात की जो एनालॉगस ऑर्गन्स है बेटा, ये एनालॉगस ऑर्गन्स ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसे? सिर्फ इसका कुछ अलग ओरिजिन है, डिफरेंट ओरिजिन होना चाहिए, इसका कुछ अलग ओरिजिन, इसका ये ओरिजिन, इसका ये ओरिजिन, लेकिन सबका ओरिजिन अलग होने के बाद भी सबका फंक्शन एक ही है, क्या? फ्लाइंग। जैसे इन दोनों का, चलो आप विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड ले लो, तो इसके विंग, इसका ओरिजिन बिल्कुल अलग है, क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर, बर्ड का बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन एक ही आ गया, क्या सर? उड़ना, फ्लाइंग। तो यानी कि ये क्या बना रहा है बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बनाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जबकि होमोलोगस ऑर्गन आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बनाते हैं, राइट। अब हम अडैप्टिव रेडिएशन की बातें कर रहे हैं। क्या होता है अडैप्टिव रेडिएशन? तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है किसमें? अडैप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। आप लोगों को आज के बाद बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं आपको तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला क्या? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ये याद रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर्स एरिया ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। ध्यान समझो, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैंने बोला भाई एक दो, दोनों के एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड, ये भी एक्सिलरी बर्ड, दो प्लांट है, दोनों प्लांट में एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है, जैसे मैं आपको बना ही देता हूं प्लांट, ये रहा प्लांट, ये रही लीफ, और ये रहा एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये रहा प्लांट, ये रही लीफ, और ये इसका एक्सिलरी बर्ड। डिफरेंस बता रहा हूं मैं तुम्हें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और अडैप्टिव रेडिएशन में। तो अब हुआ क्या? दोनों का ही एक्सिलरी बर्ड है। ये प्लांट है आपका बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया। अब बोगेनविलिया के अंदर ये जरूरत पड़ी यहाँ पे स्पाइन्स लाने की, तो यहाँ पे थॉर्न्स ले आए, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? थॉर्न्स में। कहां पर सर? कहीं किसी एरिया में जरूरत पड़ी होगी थॉर्न्स की, तो हो सकता है कि ये एक एरिया में हो, एक एक्स एरिया में हो, और हो सकता है ये कुछ कई हजारों किलोमीटर दूर वाई एरिया में हो, एरिया वाई। ये अलग अलग एरिया में है दोनों, बिल्कुल अलग अलग एरिया में। लेकिन यहां पे क्या जरूरत पड़ी? इसको जरूरत पड़ी कि भाई ये जो था वो घने जंगलों में था, और घने जंगलों के बीच में इसको लाइट सही से मिल नहीं रही थी, और इसके पास सपोर्ट था नहीं, इरेक्ट स्टेम नहीं था,
तो इसने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया किस में, टेंड्रिल में, ताकि ये चढ़ चढ़ के ऊपर पहुंच जाए और इनफ लाइट मिल जाए, सनलाइट। नहीं तो नीचे था तो प्लांट ऊपर आ गए थे और उसको लाइट नहीं मिल रही थी, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा था। इसकी नीड्स अलग, क्यों, इसका हैबिटेट अलग, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग। इसकी जरूरत क्या थी, इसको आके, ये तो नीचे ही रहता था लेकिन धूप वगैरह सब सही आ रही है, लेकिन ये, इसकी जरूरत क्या थी कि थॉर्न्स बना ले। हो सकता है अपने आप को ग्रेजिंग से, चीजों से बचाना चाहता हो कि एनिमल से हम बच जाएंगे। तो ये एक अलग एरिया के अंदर, ये एक अलग एरिया के अंदर, लेकिन दोनों किसका एग्जाम्पल है सर, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। कैसे सर, दोनों का एक ही ओरिजिन, एक्सिलरी बर्ड, इसका अलग काम हो गया, इसका अलग काम हो गया, इसका प्रोटेक्शन, इसका क्लाइंबिंग या सपोर्ट। तो सर ये तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, बिल्कुल है, कह सकता हूं मैं इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, 100% बोलूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा। मैंने बोला कि ये एक एरिया है मेरे बच्चों, इस एरिया के अंदर ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए और कुछ यहां चले गए, है ना। ऑर्गेनिज्म एक ही है, स्पीशीज क्या है, स्पीशीज एक ही है, स्पीशीज एक ही है, स्पीशी है मान लो स्पीशी ए, ठीक है, स्पीशी है, सारे एक ही स्पीशी के मेंबर हैं। कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, और अब आपने क्या किया, कुछ हजारों लाखों साल बाद देखा तो ये वाला का इससे कनेक्शन नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है, तो ये अलग ही डेवलप हुए, ये एक अलग डेवलप हुए, ये एक अलग डेवलप हुए, और ये एक अलग डेवलप हुए। आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर ओरिजिन तो सेम है, ये ओरिजिन था, लेकिन ये जो थे ये इससे कुछ डिफरेंट थे, यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग थी, यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन थी, ये डिफरेंट थे, यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग थी, ये कुछ अलग बने, तो ये अलग 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 स्पीशीज बन गए बेटा, ये अलग अलग स्पीशीज बन गए। हो सकता है स्पीशी लेवल पे चेंज आ गया हो सकता है चलो स्पीशी लेवल पे नहीं, जीन के लेवल पे चेंज आया हो, स्पीशी वही है लेकिन थोड़े थोड़े सब स्पीशी लेवल पे चेंज आ गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर वो ऑर्गेनिज्म में सब स्पीशी लेवल पे चेंज आ गया, और कुछ साल बीतेंगे शायद स्पीशी लेवल पे चेंज आ जाए, और कुछ साल बीतेंगे हो सकता है जीनस लेवल पे चेंज आ जाए। तो आपने क्या बोला, एक पॉइंट से निकले, ओरिजिन तो सबका ही सेम है, सबका ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, बेहतर एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। देखो डार्विन फिंचेस, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि यहां पर डार्विन साहब अपने एक वॉयज पे निकले थे, HMS बीगल नाम के शिप पे। उनकी पूरी कहानी जब डार्विनिज्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये डार्विन साहब जो थे 22 साल का लड़का था, यंग डायनेमिक लड़का, नेचुरलिस्ट थे ये, और इन्होंने एक वॉयज किया, मतलब 5 साल के एक वॉयज पे निकले और बहुत जगह पे ये घूमकर आए। तो वहां पर जब ये घूम रहे थे तो वहां पर साउथ अमेरिका से दूर कुछ आइलैंड है, वो है गैलापागोस आइलैंड्स बोलते हैं उनको। ये जो आइलैंड्स हैं ये लगभग 22 आइलैंड्स है बेटा, 22 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 14 तो मेजर आइलैंड्स हैं और 8 छोटे आइलैंड्स हैं। तो इन मेजर आइलैंड्स पे मेनली स्टडी किया इन्होंने देखा कि भाई ये एक अमेरिकन रीजन में थे, या एक अमेरिकन रीजन में क्या था, इन्होंने बोला कि अमेरिकन रीजन में एक बर्ड रहती थी, एक ब्लैक कलर की छोटी सी प्यारी सी बर्ड रहती थी, जिसका नाम, जिसको बोलते थे हम फिंचेस, फिंच। तो ये फिंचेस रहती थी यहाँ पे, खूब सारी फिंचेस रहती थी। हुआ क्या, यहाँ से टुकड़े टूटने लगे और अलग अलग ये आइलैंड्स बन गए। इन्हीं आइलैंड्स को हमने गैलापागोस आइलैंड्स बोला। अब हुआ क्या, उन्होंने बोला कि इस इन्वायरमेंट, इस टापू पे, इस आइलैंड पे कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस बनी होंगी, यहाँ पर कुछ और बनी होंगी, यहाँ पे कुछ और 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 होंगे। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि यार ये सारी बर्ड एक जैसी हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं बस। इस टापू पे मेरे को मिलती है जो फिंच, इस टापू पे जो बर्ड इस टापू पे मिलती है उसकी बीक अलग है, जो इस टापू पे मिलती है उसकी बीक अलग है, जो इस टापू पे मिलती है उसकी बीक और अलग है। तो उन्होंने देखा कि कई सारे डिफरेंसेस हैं,
अब इन्होंने पता लगाया कि यार बीक और क्लॉज, ध्यान समझना, बीक और क्लॉज है ना, क्लॉ और बीक, चोंच, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंसेस आ रहे थे बेटा। तो सबकी चोंच अलग क्यों है? क्योंकि सबकी फीडिंग हैबिट अलग हो गई है। यहां पर हो सकता है फ्रूट वगैरह, यहां पे वो जब रहती थी सारे की सारी सीड खाती थी, सीड ईटिंग थी, ओरिजिनली सब सीड ईटिंग थी, लेकिन यहां पर उसको सीड कम मिले, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा मिले, तो यहां पे फ्रूट ईटिंग हो गई, यहां पे इंसेक्ट ईटिंग हो गई, यहां पर ऐसे वुड वगैरह खाने लगी, वुड ईटिंग हो गई, यहां पर सीड ईटिंग ही रह गई। तो जैसे ही इन्होंने इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाना स्टार्ट किया, तो फ्रूट ईटिंग जो होगी उसकी बीक और क्लॉज दोनों अलग अलग हो जाएंगे कि किस तरह के पेड़ पे बैठना है, कैसे पकड़ना चाहिए, कितने बड़े क्लॉज होने चाहिए, कितने छोटे क्लॉज होने चाहिए, जमीन पे बैठना है, उसको पकड़ के रहना है, उस हिसाब से उसकी बीक और उस हिसाब से उसके क्लॉज डेवलप हो गए। अगर फ्रूट ईटिंग थी तो कुछ और दिख रहे थे, इंसेक्ट को खाना था तो बीक उसके अकॉर्डिंग हो गई, वुड के अंदर चोच मार मार के खाना था तो बीक कुछ ऐसी पतली नुकीली हो गई, है ना। सीड ईटिंग थी तो वो ओरिजिनली जैसी थी वो वैसी ही रही। तो फूड हैबिट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बीक और क्लॉज में चेंज आ गए। क्या सर सिर्फ फूड हैबिट के अकॉर्डिंग आए हो? नहीं नहीं, चेंजेस तो बहुत सारे आए थे। डार्विन ने अभी सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व किया कि फूड हैबिट के बेसिस पे देखो तो सबके अंदर चेंजेस आ गए। यानी कि क्या था, ये एक एरिया में रहती थी पहले, फिर वो एक एरिया टूटा, है ना, ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो चल ही रहा था, और ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में चली गई। सर क्या ये अडैप्टिव रेडिएशन है? बिल्कुल है सर। सबकी चोंच, सबकी बीक, सबके क्लॉज का ओरिजिन तो सेम ही है, ये जिससे बन रही थी आज भी उसी से बन रही है, लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन भी सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, कुछ फ्रूट ईटिंग हो गई है, कुछ इंसेक्ट ईटिंग हो गई है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो गई है। तो मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे बोला कि यहां पर डार्विन फिंचेस का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो यहां एक एरिया में रहती थी, फिर ये कुछ इस टापू पे चली गई, कुछ इस पे चली गई, कुछ इस पे चली गई, कुछ इस पे चली जाएगी, कुछ इस टापू पे गई, कुछ इस टापू पे गई, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चली गई। तो मैं क्या बोल सकता हूं? इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। बिल्कुल है, 100% है सर। क्यों सर? ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। भाई कुछ फ्रूट ईटिंग है, कुछ वैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। या फंक्शन सेम मान लो कि भाई सर सभी मतलब खाने, मतलब चोंच तो खाने के लिए यूज हो रही है ना, सेम मान लो। सेम माने या ना माने, इंपॉर्टेंट क्या है? ओरिजिन सेम होना चाहिए सर। ओरिजिन सेम है, होमोलोगस ऑर्गन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करूंगा मैं, लेकिन इसको हमने क्या बोला? अब ध्यान समझना, अडैप्टिव रेडिएशन मैंने क्या बोला था? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, लिटरली रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया। ये इधर मूव कर गया, ये रेडिएट इधर कर गया, ये इधर कर गया, ये इधर कर गया, इधर कर गया, इधर कर गया, चले गए ना कहीं कहीं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में चले गए। इसी को आपने क्या बोला? अडैप्टिव रेडिएशन बोला। तो मैं इसको अडैप्टिव रेडिएशन बोल दूं? सर बिल्कुल बोल दो। क्यों सर? क्योंकि सर आपकी डेफिनेशन में फिट हो रहा है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में फिट हो रहा है, ये इस डेफिनेशन में फिट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या आप अडैप्टिव रेडिएशन बोल दोगे? सर कतई नहीं बोल पाओगे। क्यों? कौन से पॉइंट से स्टार्ट हुई थी? क्या एक पॉइंट से दोनों ये तो एक अलग एरिया में रहती थी, एक अलग एरिया में रहती थी, किसी पॉइंट से एक पॉइंट से स्टार्ट हुई? क्या ये एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे एरियाज में चली गई? ऐसा कुछ हुआ? पहली बात तो ये वाला पॉइंट इनके में हुआ ही नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ये पहले से ही दूसरे एरिया में थी। हो सकता है कि अमेरिका में हो सकता है भारत में हो। पहली बात, एक पॉइंट से स्टार्ट ही नहीं हुई। दूसरी बात, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रेडिएट कर गई, चली गई। जब एक साथ ही नहीं तो जाने का तो सवाल ही नहीं होता, वो पहले से ही वहीं प्रेजेंट थी, वहीं प्रेजेंट है। तो भाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जरूर है, लेकिन अडैप्टिव रेडिएशन नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल इसका, दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको वहां पे मार्सुपियल्स पनपने लगे थे, है ना, मार्सुपियल्स उस टाइम पे पनपने लगे थे, तो वहां से उस एरिया में डिफरेंट एरिया में चले गए होंगे वो। एक किस में थे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट एरिया में चले गए, वहां पे टाइगर कैट बनी, तस्मानियन वॉल्फ बना, शुगर ग्लाइडर्स बने, मार्सुपियल मोल बने। सर आप इसको अडैप्टिव रेडिएशन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई ओरिजिन सेम है।
ओरिजिन क्या है, सेम है, ठीक है सर। और सर एरिया, स्टार्टिंग तो सब एक ही एरिया में रहते थे, एरिया तो पहले सेम था, फिर अलग अलग एरिया में चले गए, इन्होंने रेडिएट किया, फिर उसके अकॉर्डिंग सर ये अलग अलग हो गए। मैं अडाप्टिव रेडिएशन ही तो बोलूंगा, क्लियर है बात। ऐसे ही यहां पर अडाप्टिव रेडिएशन हुआ आपका, कोआला, बैंडिकूट, वॉम्बैट, कैंगरू, मार्सुपियल, रैट, बैंडेड एंटीटर, टाइगर कैट, तस्मानियन वॉल्फ, ये सब बन गए, सबके सब मार्सुपियल्स, मतलब सबके सब पाउच्ड मैमल्स हैं, ठीक है। अब लेकिन एशिया के अंदर बेटा, एशिया के अंदर भी तो उस टाइम पर क्या चल रहे थे, यूथेरियंस फ्लरिश कर रहे थे। तो यानी कि जो स्टार्टिंग में यूथेरियंस आए होंगे, जो स्टार्टिंग में प्लासेंटल मैमल्स आए होंगे, जो स्टार्टिंग में यूथेरियंस आए होंगे, उन्होंने भी तो किया होगा। मार्सुपियल्स ने जैसे ऑस्ट्रेलिया में किया, ऐसे ही प्लासेंटल मैमल्स ने एशिया के अंदर किया। एंटीटर बनाया, माउस बनाया, लीमर बनाया, मोल बनाया, वुल्फ बने, बॉब कैट बना, फ्लाइंग स्क्वायरल बना, ये सब चीजें बनी, डिफरेंट डिफरेंट बने। मैंने कहा ये भी अडाप्टिव रेडिएशन का शानदार एग्जाम्पल है। एक एरिया में बने, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में चले गए, वहां के एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होते गए, और सर देखो कितना कुछ बन गया। आप बोलोगे सर ये तो पूरी स्पीशीज ही चेंज कर दिया आपने। मैं बोलूंगा बिल्कुल, कुछ ज्यादा साल हो गए होंगे, कुछ करोड़ साल हो गए होंगे, इसलिए चेंज हो गई। अगर लाखों साल में देखते तो शायद सब स्पीशी लेवल पे चेंज आता। करोड़ों साल हैं, 2-3-4 करोड़ साल हो गए, स्पीशी लेवल पे चेंज आ गया। और अगर 20-30-40 करोड़ साल हो गए होते, हो सकता है जीनस लेवल पे आ जाए। और ज्यादा टाइम होगा, हो सकता है फैमिली लेवल पे आ जाए, और होगा तो ऑर्डर लेवल पे आ जाए, और होगा तो सर क्लास लेवल पे चले जाएंगे, फाइलम लेवल पे भी चेंज हो सकते हैं। किंगडम लेवल पे आज की डेट में चेंज होना लगभग असंभव है, लगभग, है ना, इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा मैं प्रॉपर, लेकिन लगभग असंभव है। हो सकता है कि कोई किंगडम लेवल पे भी चेंज कर जाए, राइट। तो आपने देखा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल्स फैले, ऐसे ही एशिया के अंदर आपके प्लासेंटल मैमल्स फैले। अब ध्यान से समझना, देखो एक लाइन लिखती है एनसीईआरटी, क्या, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, one can call this convergent evolution। देखो बेटा जी, मैंने बोला कि जब एक से ज्यादा अडाप्टिव रेडिएशन होंगे एक एरिया में, ये हुआ, क्या ले लूं, मान लो मैंने सेकंड एग्जांपल था ना मेरा, कौन सा, मार्सुपियल्स वाला, ये ले लो सर, मार्सुपियल वाला एक अडाप्टिव रेडिएशन आपने ये ले लिया। मोर देन वन की बात कर रहा ना, 2 ले लेता हूं, ठीक है। और दूसरा मैंने प्लासेंटल, तीसरा एग्जांपल लिया मैंने, तीसरा वाला जो एग्जांपल था प्लासेंटल मैमल्स वाला, ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब प्लासेंटल के अंदर भी मैंने देखा कि यहां पर भी ये भी अडाप्टिव रेडिएशन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बने। तो मैंने कहा कि चलो, इन्होंने बोला कि एक से ज्यादा अडाप्टिव रेडिएशन ले लो, है ना, मैंने ले लिया। आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होनी चाहिए। भाई ये आपका एशिया में हो रहा है, ये एशिया में हो रहा है, और सर ये तो ऑस्ट्रेलिया में, और कॉन्टिनेंट ही डिफरेंट कर दिया हमने, तो बहुत बढ़िया बात। इसको बोला कि एक कहा जा सकता है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर दे। सर कैसे? भाई मैंने डिफरेंट एरिया के अंदर 2 एडेप्टिव रेडिएशन ले लिया इनके कहने पर, तो क्या मेरा इसका ये वाला ऑर्गेनिज्म और ये वाला ऑर्गेनिज्म के हो सकता फंक्शन सेम हो जाए? ओरिजिन तो इसका बिल्कुल अलग है, इसका ओरिजिन ये रहा, है ना, मार्सुपियल से है तो, और इसका ओरिजिन यहां पर ये रहा, और ये बोल रहा है कि डिफरेंट ओरिजिन, है ना, डिफरेंट ओरिजिन, और डिफरेंट ओरिजिन के बाद इसका और इसका फंक्शन काफी हद तक सेम हो जाए। मैंने बोला अगर ऐसा हुआ तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाएगा। तो भाई जैसे एक चीज समझो ना, ये सब बन रहा है, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन, सबने मिला के बना दिया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि मेरा मार्सुपियल जो है, मेरा जो मार्सुपियल है वो प्लेसेंटल मैमल के अगर फंक्शन सिमिलैरिटी रखता है, ओरिजिन डिफरेंट होगा, फंक्शन सिमिलैरिटी रखता है, मैं बोल दूंगा कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। अलग अलग पैदा हुए, अलग अलग अपना एवोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन आकर काम सेम ही कर रहे हैं, कि चीज पे पहुंच रहे हैं। तो एनसीईआरटी एक शानदार चीज लिखती है आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ये प्लासेंटल मैमल्स से,
ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे। देखो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो बने वो और प्लासेंटल मैमल का मोल्ड देखो काफी हद तक सेम है। ये एक अडैप्टिव रेडिएशन था बेटा, ये एक अडैप्टिव रेडिएशन था बेटा। तो दो अडैप्टिव रेडिएशन, दोनों का अलग अलग ओरिजिन, लेकिन आके देखो काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। इनमें देखो ओरिजिन अलग अलग, सिमिलैरिटीज हैं इनमें। तो ऐसे जो बहुत सारे प्लासेंटल मैमल्स थे जब ये मेनलैंड एशिया के ऊपर बन रहे थे और ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बन रहे थे, तो बच्चों ये वाले इसके साथ काफी हद तक मैच करते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट होने के बाद कन्वर्स करके वही चीज बना दे रहे हैं। तो इसको क्या बोला गया कि भाई एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, एक से ज्यादा, मोर देन वन। सर ज्योग्राफिकल एरिया मैंने बोला डिफरेंट, और सर जो फंक्शन है वो सर सेम हो गया। इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया सर, मैंने इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोल दिया। बात समझ में आई? क्लियर है बात, है ना? तो ये मैंने आपको समझा दिया जो इसके अंदर लाइंस बोली हैं। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा बेटा, राइट? ये आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कि अडैप्टिव रेडिएशन क्या है और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो पूरा ही है, सब कुछ है, अडैप्टिव रेडिएशन भी आ जाएगा उसके अंदर। एक स्पेशल केस है अडैप्टिव रेडिएशन तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, जब कोई एक ही एरिया से स्टार्ट हो लिटरली रेडिएट करने लगे दूसरे एरिया के अंदर। उस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, उस स्पेशल केस को मैं अडैप्टिव रेडिएशन बोलता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एग्जांपल्स पढ़े अडैप्टिव रेडिएशन में, डार्विन फिंचेस बढ़िया एग्जांपल, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तीसरा प्लासेंटल मैमल्स। और मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लासेंटल मैमल्स कहीं हद तक सेम हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट अडैप्टिव रेडिएशन लास्ट में आके कन्वर्स कर रहे हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बना रहे हैं। ये एनसीईआरटी की लाइंस है और उसके बाद पूरा एनसीईआरटी जबरदस्त आपके सामने एक पिक्चर शो करती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। क्लियर है बात? तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक लगता है बट मैंने काफी कोशिश किया आपको क्रिस्टल क्लैरिटी देने की कॉन्सेप्ट में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।